Hi, don't be afraid to take an unfamiliar path. Sometimes they are the ones that take you to the best places. Today is 6th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। केएसआर बेंगलुरु स्टेशन है जिसमें हाल ही में इंडियन रेलवे ने ओपन किया है फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। आर्टिकल 61 में लिखा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल ऑफ राइट्स और जुडिशियल रिव्यू फीचर्स हमने बोरो किए हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम AMTM ये इंक्लूडेड है स्टेट्स 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। रिट्स होती है। सर्टी और ऑरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। आज के सवाल है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज दिस गुड्डावी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन कहाँ पर लोकेटेड है। मेला खीर भवानी फेस्टिवल ये फेस्टिवल किस राज्य में होता है। मॉलिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये है भंडारडा डैम। ये डैम कहाँ पर लोकेटेड है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है अनटेनेबल। अनटेनेबल मतलब जो नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड या डिफेंडेड है अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन, मतलब जिसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, तो वो अनटेनेबल ऑप्शन हो गया। रिजुविनेशन जैसे रिवर रिजुविनेशन होता है। एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग, तो उसको बोलते हैं रिजुविनेशन। सुओ मोटो जैसे सुओ मोटो कॉग्निसांस ले सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। उसके पास कंप्लेन नहीं गई है, कोर्ट ने खुद ही से वो डिसीजन अपने हाथ में ले लिया, वो केस अपने हाथ में ले लिया विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ द बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, सो दैट इज सुओ मोटो। इम्पेटस, इम्पेटस मतलब फोर्स या एनर्जी है विच अ बॉडी मूव्स, विद विच अ बॉडी मूव्स। डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब आप कह सकते हो नागरिकता, मतलब आप किस एरिया किस राज्य के जगह पर खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं। द कंट्री दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज देयर परमानेंट होम, जैसे हम इंडिया के डोमिसाइल है, लिव्स इन एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं CBSE ने ये एक नया प्लान ऑफ एक्शन दिया है इस सेशन के लिए। विल गेट टू नो। दिस इज 66A ऑफ IT एक्ट। 6 साल हो गए हैं इसको सुप्रीम कोर्ट ने जब क्वाश किया था, बट स्टिल इसके नाम पर केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। दिस इज जॉब डन, ट्विटर एंड IT रूल्स। फेशियल रिकॉग्निशन, आज हम समझते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन या बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन क्या हो सकते हैं और इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है। नाउ दिस इज अबाउट जूनोटिक डिसीजेस, जैसे कोविड-19 है, जूनोटिक डिसीजेस, कोरोना वायरस फैमिली, इनका केसेस बढ़ रहा है। देन दिस इज गेजिंग पैंडेमिक मोर्टेलिटी, यूनिक पार्टनरशिप विद अफ्रीका कीनिया। देन दिस इज अबाउट नेशनल जुडिशरी वर्क, कोविन अब ओपन सोर्स हो गया है। अफगान से विड्रॉ हो रही है, दिस अफगान ट्रूप्स फ्ली कर रही गई ताजिकिस्तान में बिकॉज तालिबान का ऑनस्लॉट हो रहा है। दिस इज निपुण भारत, टीका इंपोर्ट, मिस्टर शी सर्विस सेक्टर श्रिंक हुआ है। दिस इज आइडिया ऑफ ह्यूमिलिएशन, जो चाइना जिससे ड्रिवन है। ये प्रोजेक्ट बोल्ड है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। दिस इज डेजर्टिफिकेशन हिंदी, और ये सीसेट के सॉल्यूशंस हैं एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. The reason I try to keep this around 40 plus minus 5 minutes because you know जैसे schools and colleges में भी हम देखते हैं आइडियल जो लेक्चर का टाइम होता है ना वो अराउंड 40 समथिंग मिनट्स ही ठीक रहता है। सो 40 प्लस माइनस 5 वी ट्राई टू दिस स्ट्रेच दिस वीडियो। ओके, नाउ ये है द हिंदू। ये जो फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट CBSE टू कट सिलेबस, होल्ड बोर्ड एग्जाम्स इन नवंबर एंड अप्रैल। सी, इस बार हमने देखा जो एग्जाम्स कंडक्ट कराना था
वो बहुत डिफिकल्ट हो गया बिकॉज कोविड-19 का पैंडेमिक का ऑनस्लॉट हुआ। तो कोविड-19 अब ऐसा नहीं है कि ये अभी तुरंत चला जाएगा। इट इज़ गोइंग हियर टू स्टे। तो हमें अगले सेशंस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो, इसके लिए एक नया प्लान ऑफ एक्शन चाहिए। तो सीबीएसई ने ये प्लान ऑफ एक्शन दिया है कि सीबीएसई ने कहा कि एकेडमिक ईयर को 2 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। 50% सिलेबस फॉर क्लास 10th एंड 12th रहेगा। एग्जाम्स जो होंगे वो हर एक टर्म के बाद होंगे, जैसे कॉलेजेस में भी सेमेस्टर्स होते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो नवंबर दिसंबर तक चलेगा। फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा इसमें, और एक विंडो रहेगी 4 से 8 हफ्ते में, जिसमें पहले टर्म का एग्जाम होगा। कब होगा? नवंबर दिसंबर के बीच में। 90 मिनट के पेपर होंगे और एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट राउंड होगा असेसमेंट का, नवंबर दिसंबर के अराउंड। सेकेंड जो राउंड होगा, सेकेंड टर्म का असेसमेंट होगा, वो होगा मार्च अप्रैल में 2022 में। ये 2 घंटे के पेपर होंगे और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट्स होंगे। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग वन एग्जामिनेशन टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एकेडमिक ईयर, सीबीएसई इस बार क्या करेगी? 2 टर्म में एग्जाम्स लेगी। पहला टर्म नवंबर दिसंबर 2021 और दूसरा होगा मार्च अप्रैल 2022 में। तो दिस इज गुड। और इसमें जो सिलेबस है वो भी रैशनलाइज किया जाएगा, जैसे लास्ट ईयर 30% रिड्यूस हुआ था बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, तो सिलेबस में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे। अब दूसरी बात होती है कि इंटरनल असेसमेंट कैसे हो, प्रैक्टिकल्स कैसे हो, प्रोजेक्ट वर्क कैसे हो, और इसमें फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना भी ज़रूरी है। तो स्कूल के जो स्टाफ हैं उनको भी गाइडलाइंस दी जाएगी कि असेसमेंट कैसे करना है, डिजिटल फॉर्मेट कैसे यूज़ करना है। ये सब चीज़ें सीबीएसई इनको प्रिपेयर करेगा, और ये सब सीबीएसई की आईटी प्लेटफॉर्म पे डेटा अवेलेबल भी हो जाएगा। तो टेक अवे क्या है कि पहला तो सिलेबस जो है वो थोड़ा रैशनलाइज होगा। दूसरा, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन एग्जाम टूवर्ड्स द एंड, 2 एग्जाम्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे नवंबर दिसंबर में, और दूसरा होगा मार्च अप्रैल में। नवंबर दिसंबर में जो होगा वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा 90 मिनट का। मार्च अप्रैल में जो होगा वो 2 घंटे के रेगुलर क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट्स में आएंगे। सो दिस इज प्लान ऑफ एक्शन। अभी ये न्यूज़ अभी ब्रेक हुआ है, इसमें अभी और क्लैरिटी होगा। एक या दिन में एडिटोरियल भी आने वाला है, हम इसको फिर से देखेंगे। कोविड-19 के कारण स्कूल्स क्लोज हो गए, एग्जाम्स में डिसरप्शन हो गया, रिजल्ट्स अनसर्टेनिटी हो रही है। डिजिटल पुश गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पर डिजिटल डिवाइड इज ऑल्सो अ रियलिटी। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने देखा, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इंटरनेट नहीं है, गैजेट्स नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं है लेस देन 18 के लिए। तो वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। ऑल्दो कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, कोवैक्सीन के भी अंडर 18 के लिए ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, लेट अस सी। लर्निंग आउटकम्स जो है ना, उसका असेसमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सीबीएसई विल इशू गाइडलाइन कि इंटरनल असेसमेंट कैसे करें, प्रैक्टिकल्स कैसे लें, ताकि क्रेडिबिलिटी आए, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो मार्क्स में, इंश्योर करें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। सो दिस इज अबाउट फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट इज वाई यहाँ पे ये डायरेक्शंस लिए गए। ओके, सीबीएसई एंड सिलेबस। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट अभी भी यूज में है। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिस नॉट हैप्पी। सी, ये डिस्ट्रेसिंग है, शॉकिंग है, टेरिबल है कि जो नियम 6 साल पहले खत्म हो गया है, उस नियम के अंदर आप बुक कर रहे हो और चार्जेस फ्रेम कर रहे हो दिस पीपल पे। That people were still booked and tried under section 66A of the IT Act. This is not at all right. Remember, एक केस आया था 2015 में, श्रेया सिंघल जजमेंट आया था, ऑथर्ड बाय जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन इन मार्च 2015। इसने ये बोला था कि जो सेक्शन 66A है, इसमें क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ आपने लिखा है या फिर इन्फ्लेमेटरी कोई रिमार्क है, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है, तो उसमें चार्जेस फ्रेम हो जाते थे अंडर आईटी एक्ट ऑफ 2000। इस चार्ज को बंद कराया। इस पोस्ट जैसी जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिस पे सरकार आपके अगेंस्ट एफआईआर कर लेगी, बुक कर लेगी, इन सब चीज़ों को बंद कराया। तो आईटी एक्ट जो है ना 2000 का, इसका जो सेक्शन है, धारा सेक्शन 66A, इस 66A को क्वाश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। Section 66A had prescribed 3 years imprisonment था। This was draconian।
सोशल मीडिया मैसेज से अगर कोई अनोयंस हुआ है या फिर वो ग्रॉसली ऑफेंसिव पाई गई, तो ये जो एक्ट की धारा थी इसका मिसयूज ज़्यादा होता था। बिकॉज अनोयंस का मतलब क्या होता है, ग्रॉसली ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, ये वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे इनोसेंट हैं या फिर कैजुअल रिमार्क हो गया है, स्कोप ऑफ मिसयूज ऑफ दिस लॉ वाज ह्यूज। सो दैट इज वाई कोर्ट ने कहा इस धारा को ही कैंसिल कर दो। अब कोर्ट ये बोल रही है कि 6 साल हो गए हैं सेक्शन 66A को खत्म हुए, स्टिल आप उस पर चार्जेस फ्रेम कर रहे हो, तो कोर्ट ने यहाँ पे डांट लगाई है। देन दिस इज जॉब डन, दिस इज जॉब डन, ऑल्दो दिस पिक्चर लुक्स गुड बट द ट्रुथ इज कि जॉब इज स्टिल नॉट डन। कोविड का थर्ड वेव का भी एक बहुत बड़ा स्केयर बना हुआ है। जो गलतियां हमने पहले की उस गलती को रिपीट नहीं करना है। जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं ना, 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला जो होता है वो बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान क्या करता है, दूसरों की गलतियों को देखकर, किताबें पढ़कर, पुराने एक्सपीरियंसेस जो थिंकर्स वगैरह ने लिखे हैं उनको देखकर वो लेसन सीखता है और सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करता है। बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, सारी गलतियां खुद करके सीखेंगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। सो द पॉइंट इज बुद्धिमान लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। तो हमें यूके को देखना था, इटली को देखना था कि वहां पे कैसे सेकेंड थर्ड वेव आ रही है, अकॉर्डिंगली हमें भी लेसन्स लर्न करके गलतियां नहीं करनी थी। सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन क्या होता है, जो गलती करता है फिर गलती करके सीख जाता है कि ये अब नहीं करना है दोबारा। तो हम इस कैटेगरी में आ सकते हैं, हमने मिस्टेक किया, गलती से सीखें, थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए। और जो थर्ड होता है वो होता है फुलिश पर्सन। फुलिश पर्सन एक ही एक गलती बार बार करता है और उसी गलती का पनिशमेंट बार बार झेलता है। सो वी शुड नॉट फॉलो इन दिस थर्ड कैटेगरी एटलीस्ट। कोविड-19 का थ्रेट अभी गया नहीं है। देन ट्विटर फेल्ड टू कॉम्प्लाई विद आईटी रूल्स। सी, ये ट्विटर के साथ कन्फ्रंटेशन बढ़ता ही जा रहा है सेंटर का। और ये जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज अबाउट दिस लॉ। ये जो नए रूल्स आए ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एट्सेट्रा, एंड डिजिटल मीडिया के एथिक्स क्या होने चाहिए 2021 में। तो ये गाइडलाइन सरकार ने इशू की। इस गाइडलाइन को हमने 26 मई को भी बहुत अच्छे से देखा था। न्यू आईटी रूल्स, हैव अ लुक। नोट्स ना आप रिवाइज करो। जैसे आप ये वीडियो देखते हो, अगले दिन मैं आपको पीडीएफ भी देता हूँ। इंस्टाग्राम में आई एम शेयरिंग दिस रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स, वेबसाइट में भी है। तो अगर आपने वीडियो देखा है, अगर आप इन हेडलाइंस को भी गो थ्रू करोगे ना, आफ्टर सम टाइम आपको सारी चीज़ें याद आएगी, रिटेंशन ज़्यादा रहेगा। और ये जो पूरा एग्जाम है ना, दिस इज ऑल अबाउट दिस रिटेंशन एंड रिवीजन। कितना पढ़ा है इट डजेंट मैटर, जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट किया है, रिवाइज किया है, वो ज़्यादा मैटर करता है। कम पढ़ें पर बहुत बार बार उसको रिवाइज करें और कंसोलिडेट करें। ओके, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम जस्ट गो थ्रू, टर्न अराउंड पेजेस, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। तो ये है न्यू आईटी रूल्स। न्यू आईटी रूल्स में क्या था कि 2-3 बातें थी। पहला तो एक कंप्लायंस ऑफिसर करे, ये जो इंटरमीडियरीज है, कि अगर कोई ग्रीवेंस आ रही है तो वो वहाँ पर उसका निपटारा करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर होना चाहिए। दूसरा, अगर फेक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो वो फेक न्यूज़ ओरिजिन कहाँ से हुई, उस सोर्स को आप ट्रेस करो। ये बातें कही गई। ट्रेस सोर्स में प्लेटफॉर्म्स ने कहा कि अगर हम सोर्स को ट्रेस करने लग जाएंगे तो इंडिविजुअल यूजर की जो प्राइवेसी है, डेटा एन्क्रिप्शन है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इस बात पे विवाद हुआ। कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाना था, ट्विटर ने पहले एक पर्सन को बनाया, वो रिटायरमेंट ले लिया, उसने रिजाइन कर दिया। सेकंड जो ऑफिसर बना वो इंडिया में नहीं रहता है, वो यूएसए में रहता है। तो कंडीशंस मेट नहीं हुई। अब कंडीशंस मेट नहीं हुई तो ट्विटर जैसे इंटरमीडियरीज को जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो डिनाई कर दिया जाएगा। सेफ हार्बर क्या होता है कि ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म, अब इसमें किसी ने भी अकाउंट बना के कुछ भी पोस्ट किया तो वो ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं है, वो उस पर्सन की जिम्मेदारी है कि उसने ये कंटेंट क्यों पोस्ट किया। तो वो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता है इन इंटरमीडियरीज को। बट बिकॉज ट्विटर ने ये कॉम्प्लायंस नहीं माना तो ट्विटर को अब ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। फेल्ड टू कॉम्प्लाई विद आईटी रूल्स। ये भी डेवलपिंग टॉपिक है, पूरे वर्ल्ड में अभी इसी चीज की बात हो रही है। हर जगह गवर्नमेंट वर्सेस दिस टेक कंपनीज का बैटल हो रहा है। लेट अस सी, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, बहुत ज्यादा पावर आ गई है, अथॉरिटी आ गई है, तो अकाउंटेबिलिटी भी तो आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये चीज जरूरी है।
फेशियल रिकॉग्निशन यूज टू वेरीफाई जैब बेनिफिशियरीज, गवर्नमेंट ने कहा। बट अब ये बात आ रही है कि क्या कोई लीगल ऑर्डर था, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो लेजिस्लेचर है उसने कोई नियम बनाया टेक्नोलॉजी के यूजेज का? बिकॉज ये जो बायोमेट्रिक्स होते हैं ना, ये भी अगेन बहुत स्कैरी चीज़ है, बहुत पर्सनल चीज़ है। बायोमेट्रिक्स हुआ, ये बहुत प्राइवेट डेटा होता है, तो गवर्नमेंट इसको जस्ट लाइक दैट यूज़ कर रही है, इसका मिसयूज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, मैट्रिक्स का मतलब होता है पैमाने। तो बायोमेट्रिक्स मतलब आप एज अ लिविंग बीइंग आपके क्या क्या फीचर्स हैं वो आपके कहलाएंगे बायोमेट्रिक। जैसे फिजिकल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है, जिससे आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये कहलाता है बायोमेट्रिक्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे हुआ आइरिस रिकॉग्निशन। एक बार सवाल भी आया है प्रीलिम्स में कि बायोमेट्रिक्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो आइरिस जो है रिकॉग्निशन, वो बायोमेट्रिक है। जैसे एप्पल के आईफोन्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है, फेस आईडी होता है, वो समथिंग लाइक दिस है, फेशियल रिकॉग्निशन कर रहा है वो। रेटिना रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन होता है। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है, हम सब का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। हैंड ज्योमेट्री रिकॉग्निशन हुआ, या फिर फिंगर ज्योमेट्री रिकॉग्निशन हुआ। डीएनए मैचिंग भी बायोमेट्रिक्स है। वॉइस, जैसे सिरी और गूगल एलेक्सा हम वॉइस से कर रहे हैं, तो वो भी बायोमेट्रिक हुआ। सिग्नेचर रिकॉग्निशन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, एक्सेस, ऑथेंटिकेशन, डेटा सिक्योरिटी, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें जो है ना, पिलर्स, कीवर्ड्स, ये सब आते हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अब सी, ये जितना भी डेटा है ना, ये हम सबका एकदम यूनिक और पर्सनलाइज्ड डेटा है, तो ये सेंसिटिव डेटा है। यहाँ प्राइवेसी ऑफ सिटीजन की बात है। आप बताओ, राइट टू प्राइवेसी कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है या नहीं? ओके, तो ये राइट टू प्राइवेसी है। पोटेंशियल इसके यूजेज भी बहुत है। अब क्यों हम इधर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? बिकॉज इसका यूज केसेस बहुत पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव यूज केसेस है। लाइक एयरपोर्ट सिक्योरिटी में आप यूज करो, बायोमेट्रिक अटेंडेंसेज लो, अक्सर ऑफिसेज वगैरह में ये यूज होता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। लॉ एनफोर्समेंट में आप यूज कर सकते हो, क्रिमिनल का से डेटा रिकॉर्ड रखा है, फिंगरप्रिंट मैचिंग हो रही है। ओके, बैंकिंग में ये यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, आधार में यूज होता है, डुप्लीकेट चेकिंग में यूज होता है। सो पॉजिटिव यूज केसेस आर एंडलेस, बट डैमेजेस भी है। डैमेजेस क्या है? इन्फ्रिंजमेंट है प्राइवेसी का। प्राइवेसी इज अ थिंग, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है प्राइवेसी का। स्टेट सर्वेलेंस हो रहा है कि स्टेट आप पे एक निगाह नजर बना के रखा हुआ है, आपकी वॉइस से या फिर आपके आपकी आधार रिलेटेड आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह से आप पे वीडियो सर्वेलेंस वगैरह हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी स्कैरी थिंग। जैसे इफ यू रिमेंबर, एक बहुत अच्छी क्लासिकल मूवी है दिस, द बैटमैन ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी, इसमें क्या होता है, सेकंड जो इसकी सेकंड मूवी है, उसमें जो बैटमैन होता है ना, वो सोनार ऐसा कुछ गैजेट बनाता है, और सारे जो मोबाइल्स वगैरह है ना, उससे वो सबको ट्रेस करने लग जाता है, हर किसी की आवाज़ सुन सकता है। तो ये इसमें ऑल्दो वो यूज करना चाहता है इसको पॉजिटिव केस में, बट ये एथिकली रॉन्ग होता है, बिकॉज दिस इज टू मच पावर। सो दैट इज वाई बाद में वो मशीन को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट ये जो सर्वेलेंस है, अगर ऐसा इमेजिन, अगर स्टेट ही सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे ऐसे सर्वेलेंस करने लग जाए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। इमेजिन एक थर्ड पर्सन आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी स्कैरी थिंग, दिस इज अगेंस्ट प्राइवेसी। इनएक्यूरेसी अगर है तो डिनायल ऑफ सर्विसेज हो जाता है। जैसे कई बार जो बुजुर्ग होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो फेड होने लग जाते हैं, तो उसके कारण क्या फिर वो आधार रिलेटेड बेनिफिट है, पीडीएस वगैरह है, फूड सिक्योरिटी का है, उनको क्या डिनायल हो जाएगा सर्विसेज का? आईडी के फ्रॉड्स भी होते हैं, स्टॉकिंग होती है, स्टॉकिंग। तो ये सारे क्या है, डैमेजेस हैं जो बायोमेट्रिक्स के रिलेटेड नेगेटिव यूज केसेस बनाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि बायोमेट्रिक का जो यूजेज है वो बैक्ड हो बाय साउंड लॉज। तो यहाँ पर यही बात है कि फेशियल रिकॉग्निशन आपने यूज़ किया कोविन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो आपको वैक्सीनेशन देना था हर एक इंडिविजुअल का, बट क्या इससे परमिशन लिया सरकार ने? ऑथेंटिकेशन जो है, बिकॉज आधार तो एक लेजिस्लेचर का एक्ट है, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आधार इंप्लीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर भी लेजिस्लेचर का अप्रूवल ज़रूरी था। फेशियल रिकॉग्निशन, तो दिस इज द थिंग, प्राइवेसी एंड यूजेज एंड मिस यूजेज। ओके, अब ये सवाल देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बायोमेट्रिक्स? अब सी,
2-3 लाइन में बताइए कि बायोमेट्रिक्स से आप क्या समझते हैं। आइडेंटिफाई इट्स यूज केसेस फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के पर्पज में इसके क्या यूज केसेस है। डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ क्लियर कट लॉज एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू स्टॉप इट्स पोटेंशियल मिसयूजेज, कि कौन सा ऑफिसर है, किस लेवल का ऑफिसर है जिसको आपका डेटा का एक्सेस होगा, और डेटा एक्सेस लेने के लिए क्या उसको परमिशंस भी लेनी पड़ेगी, डेटा सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल्स क्या है। तो ये सब रेगुलेशन जरूरी है। तो इस प्रश्न में हमें 3 चीजें देखना है। पहले तो आप 2-3 लाइन में बताओ कि बायोमेट्रिक्स क्या होता है, फिर आप उसके यूज केसेस आइडेंटिफाई करने लग जाओ। किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है, गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आप बताओ कि इससे कुछ चैलेंजेस क्या आते हैं, और इसीलिए जरूरी है क्लियर कट लॉज होना, रेगुलेशन होना, ताकि इसका मिस यूज को हम स्टॉप कर सके। अब सी, बायोमेट्रिक एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, तो हमें आउटराइटली इसके लिए नेगेटिव व्यू पॉइंट भी नहीं बनाना है। हमें बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत है, बट साथ ही साथ जो आयरन आउट करने हैं हमें जो चैलेंजेस है, ओके, तो दिस शुड बी योर अप्रोच। ये नहीं कि बायोमेट्रिक्स को ही हम स्टॉप कर दे पहले दफे, ओके, ये अप्रोच होनी चाहिए। जैसे ड्रोन्स है, ड्रोन्स में भी हमें ये अप्रोच नहीं रखना है कि हम ड्रोन्स को लाइक कंप्लीटली ग्रोथ ही नहीं करें इस सेक्टर में, कंप्लीटली ड्रोन्स को स्टॉप कर दें। नो, जो चैलेंजेस हैं उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। दिस शुड बी द लाइन ऑफ दिस थॉट। A virus theories of origin and a place of science. Before that, this is next page, city, incubate future job provider. Incubator मतलब जनरेट करे न्यू जॉब्स को। मूनसून दिल्ली पहुंच रहा है, इनऑर्डिनेट डिले है, इनऑर्डिनेट बहुत ज्यादा डिले हो गया है, ग्रॉस वायलेशंस है। ये जो ऐसे कीवर्ड्स आते हैं ना लैंग्वेज, इनको आप सीखते जाओ और साथ ही साथ इनको यूज में भी लो। जो वोकैबुलरी है आपकी उसको स्ट्रांग बनाओ, और स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी को इन यूज भी लाओ, वरना फिर हम भूल जाते हैं शब्द, फिर याद नहीं आते हमें, ओके। ग्रॉस वायलेशन। अब ये जो पहला आर्टिकल है ये बात है हैवी वेट एडिटोरियल है, पंजाब पॉलिटिक्स की बात है यहाँ पर यूएसए की पॉलिटिक्स की बात है। मिस्टर ट्रंप फिर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सेकेंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंटशिप, जो नेक्स्ट अभी 2024 में होंगे, ट्रंप अगेन। अब वायरस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड अ प्लेस ऑफ साइंस। अब सी, ये जो इस टाइप की चीज़ें आती है ना, न्यूज़ आती है जिसमें कॉन्स्पिरेसी है या फिर हाफ ट्रुथ्स है, या फिर वो न्यूज़ सेटल नहीं हुई है, वो न्यूज़ अभी सेटल नहीं हुई है, ऑफिशियल चैनल के थ्रू नहीं आई है। इन सब न्यूज़ का वैसे तो इन सब बातों पे बात करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बट द पॉइंट इज हमारे कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम ओरिएंटेड वे में ये इस टाइप की जो न्यूज़ होती है ना, इनका कोई वैल्यू नहीं है, ओके। तो इनको ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। हमको जो ध्यान देना है वो, जैसे हम समझें कि जूनोसिस क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली बात है कि जो वुहान लैब है, क्या ये वायरस वहां से तो ओरिजिनेट नहीं हुआ, चाइना ने क्या इसे बायो वेपन की तरह यूज नहीं किया। दीज आर ऑल लाइक, फॉर नाउ दीज आर डिफरेंट थ्योरीज। इस बात पे कॉन्क्लूसिवली इवन हमारी गवर्नमेंट ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो हमें इस पे अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम ये समझते हैं जूनोटिक डिसीजेस क्या होती है। जू एनिमल, जूनोटिक डिसीजेस, जूनोसिस हो रहा है मतलब एनिमल टू ह्यूमन अगर पैथोजेंस ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको बोला जाएगा जूनोटिक डिसीजेस। ये कैसे हो सकता है, जैसे लाइव एनिमल मार्केट है, जैसे चाइना का ये जो मार्केट था ना वुहान का, यहाँ पे एनिमल मार्केट भी है। तो एनिमल मार्केट से इन एनिमल्स को जो डिजीजेस होती है ना वो ट्रांसफर हो जाती है ह्यूमंस को। सार्स, कोविड-19, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सारी लाइव एनिमल मार्केट से आई। फिर कई बार वाइल्ड लाइफ हंटिंग से होती है, जैसे HIV, इबोला, ये वायरसेस आए। देन इंटेंसिव वाइल्ड लाइफ फार्मिंग, जैसे जो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह है वहां से भी ये सारी डिसीजेस इन इन लाइव स्टॉक से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकती है। फिर डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं इनसे भी, जैसे हेंड्रा, निपाह, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये डोमेस्टिक एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुए पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं डिसीज कॉजिंग। ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, एल्गे, फंजाई, कुछ भी हो सकता है। दीज आर पैथोजेंस। तो दीज आर जूनोटिक डिसीजेस। सी, ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, ये एनिमल्स ना, एनिमल हमेशा एनिमल होता है। कई बार हम देखते हैं जैसे डॉग्स या कैट्स भी हम एज अ पेट रखते हैं। यू लव योर डॉग, यू लव योर कैट, एक्सीलेंट, बट अगेन दे आर इन दी एंड एनिमल, दे आर इन दी एंड एनिमल। उनका फिजियोलॉजी बहुत डिफरेंट है।
तो बहुत ज़्यादा भी जैसे हम डॉग या एनिमल को देख रहे हैं, अक्सर बच्चे रहते हैं डॉग्स एनिमल्स के साथ प्ले करें, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो हैंड वॉश भी करें और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, बिकॉज एनिमल इन दी एंड एनिमल होता है, ह्यूमन इन दी एंड ह्यूमन होता है, और एनिमल से बहुत ज़्यादा पैथोजेंस होते हैं वो ह्यूमंस में ट्रांसफर होते हैं। तो इफ़ यू हैव डॉग और कैट इन योर हाउस यू शुड बी वेरी केयरफुल। ओके, नाउ अब एक्सेलरेशन ऑफ जूनोसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले भी थी डिसीजेस पर पहले कम थी। फॉरेस्ट जो था उसने इसको कंटेन करके रखा था, बट अब फॉरेस्ट कम हो रहा है, इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है एनिमल्स के साथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, हेल्थ सिस्टम वीक हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है। तो उससे क्या होता है, डिसीजेस फैलती बहुत जल्दी है। जैसे चाइना में ही हुआ था वुहान में, बट चाइना से ट्रैवल होके कोई इंडिया में आ गया तो डिसीज फैल गई, इंटरनेशनल ट्रैवल। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है जूनोसिस में। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हम वन हेल्थ की तरफ बढ़े। वन हेल्थ मतलब एनिमल की हेल्थ भी ठीक हो, एनवायरनमेंट की हेल्थ भी ठीक हो, और ह्यूमन की हेल्थ भी ठीक हो, रिजाइलेंस हो, एडेप्टेशन हो, इंडिविजुअल कम्युनिटी वेलबींग हो। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कंटिन्यू रखे हम, सबसिस्टेंस, फूड सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एनिमल के लिए भी जरूरी हो। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड जिससे हम इन फ्यूचर जूनोसिस को कंट्रोल कर पाए। बिकॉज ये जो कोविड है ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट पैंडेमिक और दिस इज सर्टेनली नॉट द लास्ट पैंडेमिक। जो पैंडेमिक आने वाले टाइम पे हैं, वायरस का ऑनस्लॉट वगैरह, दे आर ओनली गोइंग टू बिकम बिगर एंड डेडलियर। तो जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज, फॉरेस्ट एंड एनिमल रिजर्वॉयर ऑफ पैथोजेंस होते हैं, इनको चेक करना जरूरी है, वी नीड टू बी केयरफुल। तो दिस वी शुड टेक फ्रॉम दिस आर्टिकल। ओके, देन गेजिंग पैंडेमिक मोर्टैलिटी विद सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा। यहाँ एक बात ये लिखा है कि जब कोविड का पीक आया था तो अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हुई। एक तो हमने टेस्ट इतने नहीं कराए, तो जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका एग्जैक्ट नंबर हमें मिला नहीं। दूसरा, जो मोर्टैलिटी हुई उसको भी हमने कोविड के अंदर रजिस्टर नहीं किया। तो कहने को नंबर कम है बट एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा हो सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम डेटा का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें, बिकॉज अगेन डेटा अगर नहीं आएगा तो फिर हम कोविड रिलीफ पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। हमने इतने सारे जो ऑर्फन्स हुए हैं उनको बोला है स्कूल वगैरह प्रोवाइड करेंगे कोविड से अगर वो ऑर्फन हुए, बट अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप उनको डिलीवर कैसे करोगे सर्विसेज? इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का सबसे बड़ा जो बॉटल नेक होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। आप भला करना चाहते हो बट उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किसके पास वो बेनिफिट जाना चाहिए? और इसके लिए जरूरी होता है डेटा, और इसी के लिए जरूरी होता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जैसे आधार आने से बहुत सारे जो घोस्ट घोस्ट आइडेंटिटीज, घोस्ट बेनिफिशियरीज थे वो हटे, डुप्लीकेशन कम हुआ। तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। ये क्राफ्टिंग अ यूनिक पार्टनरशिप विद अफ्रीका। फ्यूचर ऑफ इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और यहाँ पे चाइना अगेन इसका फैक्टर लूम्स लार्ज। सी जयशंकर साहब है, अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था और यहाँ पे इन्होंने लिखा अ हिस्टोरिकल सॉलिडेरिटी इज टुडे अ मॉडर्न पार्टनरशिप। सॉलिडेरिटी और जिसके रूट्स इतिहास में है वो मॉडर्न पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा फाउंडिंग पिलर है। और अफ्रीका के साथ हमारे ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रिलेशंस रहे, चाहे वो कीनिया हो या फिर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वी हैव ऑलवेज हैव दिस गुड रिलेशन। अफ्रीका को हम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में हम काफ़ी हेल्प देते हैं। हम यहाँ से इंपोर्ट कराते हैं फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स, पल्सेस। तो एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशन में। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, ये भी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस अभी यहाँ हुआ नहीं है, अभी इतना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह में प्रोग्रेस नहीं है, बट अफ्रीका के पास रॉ मटेरियल बहुत है, रॉ मटेरियल, लैंड बहुत है। सो दैट इज वाई आज के टाइम पे फिर से स्क्रैम्बल दिस हो रहा है अफ्रीका का। जैसे रिमेंबर जब कोलोनाइजेशन हो रहा था तो इन फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका को ऐसे डिवाइड कर लिया, आपस में कॉलोनी बना लिया, चाहे वो फ्रांस हो, बेल्जियम हो, यूके हो, जर्मनी हो, इवन यूएसए भी हो। इन सब ने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की है अफ्रीका में।
अब अफ्रीका में क्या हुआ, फ्रीडम मिली इन लोगों को। अब अफ्रीका में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अफ्रीका में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन यूरोप की देखें तो स्टैग्नेंट हो रही है, अमेरिका में भी अभी इतनी नहीं है। तो पॉपुलेशन यहाँ की एजिंग पॉपुलेशन है, जबकि जो अफ्रीका है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही है। यहाँ के सारे पिरामिड ऐसे बनते हैं, मतलब बेस में ज़्यादा पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। तो अगर यंग पॉपुलेशन है मतलब एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी है यहाँ पे। मार्केट मार्केट मतलब इकोनॉमिक्स। तो फिर से ये एक नई रेस चालू हो रही है इंपीरियलिज्म की, अफ्रीका के लोगों के लिए और अफ्रीका के रॉ मटेरियल के लिए। इंडिया इंडिया यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशंस हमेशा से अफ्रीका से रखा है। अब अफ्रीका भी, जैसे हम स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में एक मॉडल होता है रोस्टोव मॉडल। तो अफ्रीका क्या है, अफ्रीका अभी जो यहाँ की इकोनॉमी है ना, वो थोड़ा एग्रीकल्चर डोमिनेट ज़्यादा करता है, जैसे इंडिया में भी एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। अफ्रीका में 65% वर्ल्ड का अनकल्टिवेटेड अरेबल लैंड है, 60% ऑफ वर्क फोर्स है, दिस इज ह्यूज। और ये 20% ऑफ सब सहारन अफ्रीकन जीडीपी काउंट करता है। एग्रीकल्चर क्रिटिकल है अफ्रीका की इकोनॉमी में। सो दैट इज वाई इंडिया और अफ्रीका, इंडिया भी एग्रीकल्चर, अफ्रीका भी एग्रीकल्चर, जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, इसका स्कोप काफी ज्यादा है। अब अफ्रीका में बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे चाइना फिर अपना पैसा लेके आ जाएगा, चेकबुक डिप्लोमेसी। तो चाइना यहाँ पर काफी एंगेजमेंट कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है अफ्रीका का, और लार्जेस्ट क्रेडिटर भी है। क्रेडिटर मतलब पैसे देना, क्रेडिटर यहाँ पे पैसे उनको उधार में दिए हैं, क्रेडिट दिया है। ओके। तो अफ्रीका में अभी अनटैप्ड रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है और ह्यूमन कैपिटल है, तो चाइना की आंखें यहाँ पे जमी हुई है। अब सी, चाइना ने इतना मैन्युफैक्चरिंग क्यों अपना बेटर किया? चाइना के साथ एडवांटेज ये था कि वहां पे चीप लेबर था, और ह्यूमन राइट्स जैसी चीज तो चाइना में होती रही है। तो चाइना में इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल था, इसके दम पे चाइना ने अपना रैपिड राइज कर लिया। बट अब ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये सब अब आ गए हैं मिडिल इनकम या थोड़ी प्रॉस्पेरिटी हो गई है, तो अब ये ह्यूमन राइट्स भी समझने लग गए, इनकी अब एम्बिशंस भी बढ़ रही है, तो सेविंग्स कम हो रही है, खर्चे भी करेंगे, ये लाइफस्टाइल बेटर होगा इनका, तो सेविंग्स कम हो रही है। तो चाइना जो पहले लो कॉस्ट लेबर होता था ना, अब नहीं होता। चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं पॉसिबल हो रही है, तो चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस अब अफ्रीका में लाना चाहता है। एग्रीटेक एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एग्री फाइनेंस है, फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। इंडिया को इन तीनों जगह पर फोकस करना चाहिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। चाइना के साथ चैलेंजेस है कि एक तो चाइनीज जो पीपल होते हैं वो इंटरेक्ट ज़्यादा करते नहीं है, जैसे इंडियंस होते हैं वो फ्रेंडली रहते हैं, यूएसए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इंडियंस बड़े इजीली घुल मिल जाते हैं, हमारा कल्चर ही ऐसा है। चाइना में ऐसा नहीं है। इवन अगर पाकिस्तान को भी चाइना के पैसे से मतलब नहीं होता ना, तो पाकिस्तान भी चाइना के साथ कभी इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं दिखाता। तो इंसुलर डायस्पोरा है, लोप साइडेड ट्रेड है, चाइनीज बहुत ज़्यादा एरोगेंट डोमिनेट भी करते हैं, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है। तो अफ्रीकन जो कंट्रीज है ना, ये हमेशा एक मतलब डाउट के प्रिज्म से देखते हैं चाइना को, बिकॉज चाइना अगेन क्या करता है, डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। पहले आसान आसान पैसा दे देगा, बाद में फिर टर्म्स एंड कंडीशन आएगी और आपकी सोवेरेनिटी आप खो दोगे। तो ये चाइनीज डोमिनेंस है। तो चाइना बिकॉज अगेन हमसे आगे चल रहा है, अभी हमने बुद्धिमानी की बातें की थी, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिमानी ये बोलता है कि चाइना बिकॉज अहेड ऑफ अस, तो इसकी गलतियों और इसके पॉजिटिव से हम सबक सीखें, और जब हमारी बारी आए तो हम ये गलतियां रिपीट नहीं करें। सो दीज आर द टेक अवेज फॉर इंडिया। इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्ड करें, जो हम कर रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑन्टरप्रनोर। इंडिया के ऑन्टरप्रनोर ऑसम होते हैं, तो हम अपने ऑन्टरप्रनोर को, स्टार्टअप्स को, इनको प्लेटफॉर्म दे कि वो जाएं और अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं। केरला में जैसे एक है अफ्रीका कोलम कैश्यू नट्स, अफ्रीका कोलम कैश्यू, केरला में भी कैश्यू नट्स होते हैं, बट इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं है। तो अफ्रीका के साथ टाई अप करके अफ्रीका कोलम कैश्यू नट, ऐसी कोई नई चीज हम कर सकते हैं। इंडिया की जो अफ्रीका स्ट्रैटेजी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सी, लेसन्स सीखो बट अपना यूनिक स्टाइल में उसको आगे बढ़ाओ। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कॉग्निजेंट ऑफ चाइनाज इंक्रीजिंग फुटप्रिंट इन द रीजन, और हम अपनी स्ट्रेंथ पे के लिए चाइना को कॉपी नहीं करना है, हम यूनिक मॉडर्न पार्टनरशिप डेवलप करें। अब सी,
इसमें हम इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस अभी कुछ ही दिनों में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज अफ्रीका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी में। फिलहाल के लिए आप एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ना, ये पूरे कॉन्टिनेंट का ऐसे एक मैप ड्रॉ करो। इसमें आप इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या है, नॉर्थ अफ्रीका की बताओ। समटाइम्स बैक जब हम मैप सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे कुछ महीने पहले, तब हमने अफ्रीका के सारे रीजन पढ़े। साहेल रीजन, नॉर्थ का रीजन, साउथ का रीजन, सेंट्रल अफ्रीका। इन सबको एक बार रिवाइज करो आप नोट में। और यहाँ की रिवर्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, माउंटेन्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ज़्यादा माउंटेन है नहीं अफ्रीका में, माउंटेन्स कौन से इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट्स, ओशन करेंट्स, ट्राइब्स और फॉरेस्ट एरिया। इन सब चीजों को आप मैप में ड्रॉ करो। ओके, दिस विल बी रियली गुड फॉर यू। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो थर्ड है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है नेशनल जुडिशरी वर्क। नेशनल जुडिशरी वर्क, सी, बहुत टाइम से सरकार ये कोशिश कर रही है एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आए। पार्लियामेंट के पास पावर होता है ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का। आज की डेट में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। पार्लियामेंट नई सर्विस भी बना सकती है। 1976 42 सीए आर्टिकल 312। आर्टिकल 233 ये भी बोलता है कि जैसे जुडिशरी में, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जुडिशरी वगैरह अपॉइंटमेंट करना है, तो वो गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट जज करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है तो मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल आता है, रूल ऑफ लॉ की बात आती है। कल हमने वीडियो में पढ़ा था रूल ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट अगर देखता है कोई एक्ट आया, रूल बाय लॉ के थ्रू कोई एक्ट आया, बट वो एक्ट इन सिंक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो उसको अल्ट्रा वाया डिक्लेयर कर देगा। जैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, अपॉइंटमेंट जुडिशियल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सेपरेशन ऑफ पावर होगा नहीं, एग्जीक्यूटिव इंटरवीन कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तो एनजेएसी जो था वो 99 पे आउट हो गया, उसको अल्ट्रा वायर कर दिया। तो दिस इज द वे, चेक एंड बैलेंस है। अब जब भी बात आती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, तो यहाँ भी यही डिफिकल्टीज आने लग जाती है कि एग्जीक्यूटिव वहाँ पे अपॉइंट करेंगे, फिर जो कोर्ट है क्या उसकी सोवेरेनिटी नहीं होगी, फिर इनका प्रमोशन कैसे करेंगे। जैसे आर्टिकल 312 एआईजेएस जो बनाएंगे, तो ये भी गेजेटेड ऑफिसर्स रहेंगे, इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट करने का एक ऑल इंडिया लेवल का ऐसा सर्विस बनाने की बात है। तो द पॉइंट इज, यहाँ पर लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट्स आती है, सिनर्जी नहीं हो रही है, यहाँ पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा है। अब सरकार ऐसी एक एआईजेएस बना भी देगी ना, तो जैसे एनजेएससी 99 पे आउट हुआ ना, ऐसे इसको भी कोर्ट आउट कर सकती है। तो फिलहाल के लिए ये कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ये एआईजेएस के थ्रू सरकार सोच रही है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। बट लेट अस सी इसका फ्यूचर, लेट अस सी क्या होता है यहाँ पे। देन दिस इज अबाउट इनएडिक्वेट प्रोमिसेस फॉर पंजाब। और ये ज़रूरी क्यों है, बिकॉज जुडिशियल में हमारे यहाँ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, अपॉइंटमेंट्स कम है, सीवियर शॉर्टेज है जजेस का। इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बिकॉज केसेस भी हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस ह्यूज है, वी नीड ओवरहॉल, वी नीड रिफॉर्म अपॉइंटमेंट सिस्टम में। देन ये है शॉर्ट स्टेंट्स एट द टॉप चीफ मिनिस्टर्स, और ये न्यूज़ है नेक्स्ट, दिस इज वन, दिस नेशन एंड वन राशन कार्ड स्कीम दिल्ली और बंगाल में जल्द आ रही है। देन दिस इज अबाउट कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगे बिहार में। कोविन को बना दिया ओपन सोर्स, मतलब कोई भी इसका सोर्स कोड ले सकता है। और ये जो कोविन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन के लिए, इसका सोर्स कोड कोई भी कंट्री ले सकती है और अपने यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए उसको अकॉर्डिंगली टिंकर करके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस ला सकती है। तो द पॉइंट इज दिस इज ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स गवर्नमेंट ने कर दिया है, दिस इज रियली गुड। टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, फ्री पब्लिक गुड्स टू ऑल कंट्रीज अवेलेबल हो जाएगा, फ्री पब्लिक गुड। तो दिस इज गुड। जैसे लिनक्स वगैरह होता है ना, ओपन सोर्स दे देते हैं, फिर उसके अलग अलग डेस्ट्रोज ये बना लेते हैं, वर्जन्स बना लेते हैं, ऐसे ही कोविन के अलग अलग वर्जन्स अलग अलग कंट्रीज बना सकती है। सिटीज अलोंग रिवर्स अर्ज टू इंक्लूड कंजर्वेशन प्लान, सी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है क्लीन गंगा मिशन का, सेट्स आउट नॉर्म्स। क्लीन गंगा, हमारे यहाँ क्या होता है, ये सब बहुत पुराने पुराने शहर है, गंगा के किनारे बसे, रिवर्स के बैंक्स में ही सिविलाइजेशन सबसे पहले आई,
इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, फर्टाइल लैंड होती है, अलूवियल सॉइल होती है। खादर और भांगर में क्या डिफरेंस होता है आप बताओ, खादर और भांगर। सो जितनी भी सिविलाइजेशन है, शहर है, वो बनते हैं नदी के तट पे, और ये नदी को ही पॉल्यूट करते हैं। तो ज़रूरी है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, ज़रूरी है कि यहाँ पे पॉल्यूशन जो डायरेक्टली अनट्रीटेड सीवेज वाटर और पूरे शहर का कचरा इस रिवर में आ रहा है, इसको हम स्टॉप करें। Cities along rivers urge to include conservation plans because our rivers are dying. Survey of class 3 students to set baseline for literacy goal. क्लास पास करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ, क्या वो वहाँ पर बेसिक मैथ्स, बेसिक रीडिंग, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वगैरह स्टूडेंट कर पा रहा है या नहीं। तो ये निपुण भारत जैसे कल हमने देखा था 2027 5 साल में इसका टारगेट है कि जो भी बच्चे हैं वो मतलब लिखना, बोलना, पढ़ना और बेसिक जो गणित करना है वो उनको आना चाहिए, इसकी बेसलाइन है। अब ये बात क्या है, निपुण। सी अगेन ये हिंदी वर्ड है निपुण। तो आप देखना गवर्नमेंट की हर स्कीम, ऑलमोस्ट हर स्कीम, अगर वो एक्रोनिम बनाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वो ऐसा है कुछ एक्रोनिम बनाते हैं कि वो हिंदी का वर्ड आ जाए और वो हिंदी का वर्ड उस स्कीम का मैसेज डिलीवर करे। तो ये एक ट्रिक है, आप एक्रोनिम को, हिंदी वर्ड्स को भी समझने की कोशिश करो। वोकैबुलरी चाहे वो हिंदी हो या फिर रीजनल लैंग्वेज हो, एनीथिंग, लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड डेवलप करिए। फ्रिवोलस का क्या मतलब होता है, देन दिस इज अफगान। अब सी ये भी हम इतने दिनों से प्रेडिक्ट हमने कर लिया था। दिस इज द ब्यूटी, अगर हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हमको न्यूज़ ना देखनी नहीं पड़ती, हम उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं कि ये न्यूज़ कैसे डेवलप हुई। अब जैसे अफगान का हम इतने दिन से बोल रहे हैं, अफगान की ट्रूप्स जो है पिट रही है। अब ये इतना पिट रही है कि ये दूसरे देश में जाके भाग गई है, फ्ली टू ताजिकिस्तान। अब अगर ट्रूप ऐसे भागेगी तो सपोजिटली इस पूरे अफगानी डेमोक्रेसी, अफगानी जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, इनका क्या मोरल होगा वहां पे। ब्लड बात होने वाला है, सिविल वॉर। वर्ल्ड को एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज बहुत देरी हो जाएगी। दिस इज चाइना वॉन्ट्स टू एक्सपैंड टाइज विद यूरोप। चाइना को यहाँ भी बहुत इंटरेस्ट है, मैक्रोन और मर्कल से बात हुआ अभी, बीजिंग। देन दिस इज साइबर सिक्योरिटी। अब स्टेटमेंट देखिए, वर्ल्ड लीडर किस स्टेटमेंट को दे रहे हैं। कुछ ही टाइम पे ये पूरे वर्ल्ड, इवन इंडिया में भी ये स्टेटमेंट आने वाले हैं। लर्न टू लिव विद वायरस, जॉनसन टेल्स दिस ब्रिटॉन्स। अब ज्यादा टाइम तक लिफ्ट, हम ज्यादा टाइम तक कर्ब्स नहीं कर सकते, वरना इकोनॉमी बहुत बुरी तरह डाउनफॉल हो रहा है। इकोनॉमी क्रैश हो रही है तो कोविड से नहीं, बाकी चीजों से लोगों को डिफिकल्टी आ जाएगी। सो ओपन अप तो करना पड़ेगा इकोनॉमी को, जो यूके ने कहा। पिछले कुछ टाइम से यूके में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बट स्टिल इकोनॉमी को वो ओपन कर रहे हैं। बिकॉज एक टर्म होता है फटीग। फटीग जैसे गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी जितने भी मूवमेंट्स लाते थे ना, उसको शॉर्ट टर्म लाते थे, बर्स्ट मोड में लाते थे। उससे क्या होता है, बिकॉज लॉन्ग मास पार्टिसिपेशन, इतने टाइम तक जोश बनाए रखना डिफिकल्ट है, जनता में बहुत जल्दी फटीग आ जाता है। कोविड भी केसेस क्यों बढ़े इंडिया में, बिकॉज लोग थक गए, फटीग आ गया। लॉकडाउन, कितना लॉकडाउन, दिस इज द प्रॉब्लम। तो वैक्सीनेशन इज द सॉल्यूशन। इंडोनेशिया में अभी डेल्टा वेरिएंट का कहर है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, सर्विसेज श्रिंक हुई मोस्ट सिंस जुलाई। सी इंडिया ज्यादातर अभी सर्विस बेस्ड सेक्टर इकोनॉमी है। सर्विसेज मतलब सेवा, जैसे ये क्या है, जैसे ये कुछ ब्रॉड सर्विस में, दिस इज सम सलून, तो ये भी एक सर्विस है। फूड डिलीवरी वगैरह हो रहा है, वो भी सर्विस है। तो इंडिया में सर्विस सेक्टर ज्यादा है, और कोविड 19 के कारण लॉकडाउन लगाया तो सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो जो ये पीएमआई है, ये 41.2 है, लेस देन 50 मतलब श्रिंक। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने बोला आत्मनिर्भर रिफॉर्म्स में फ्लॉज है। चाइना से हमको टी इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है, वरिंग बताया है। टी का इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब दिस हमें आयात करना पड़ रहा है, जबकि टी का हम प्रोडक्शन भी अच्छा खासा करते हैं, बट इंडिया में कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है टी का। देन ये फेडरल क्वार्टर में पहुंच गया। सो दिस इज द हिंदू। ये इंडियन एक्सप्रेस है, कैबिनेट रीशफल होने वाला है दिस वीक में। आई ऑन कमिंग पोल्स एंड कोविड कंट्रोल, कैबिनेट शफल। ये रवांडा है, सेलिब्रेटिंग 27 ईयर्स ऑफ लिबरेशन। सी अफ्रीका में बहुत फोकस अभी बढ़ रहा है, दिस इज रवांडा। इन्वेस्टमेंट इन टूरिस्ट, दिस यहाँ पे नेशनल पार्क है, यहाँ पे गैस के प्लांट भी है, दिस इज जीब्रा। यहाँ पे किगाली इंपॉर्टेंट है, किगाली कन्वेंशन, किगाली प्रोटोकॉल।
देन नेशनल पार्क भी है। किगाली प्रोटोकॉल किस लिए है आप बताओ। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क। ये है दिस डेलिया कॉन्ट्रैक्टर चैंपियन हैंड्स ऑन काइंड ऑफ आर्किटेक्चर थे आप। प्रिविलेज द हैंडमेड, आप क्या थे, कॉन्ट्रैक्टर, आप दिस आर्किटेक्ट थे। शी वर्कड इन कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में, और आपने काफी अच्छा काम किया है आर्किटेक्चर डिजाइनर इन एरिया में। देन दिस इज आइडिया ऑफ ह्यूमिलिएशन। नाउ सी, ह्यूमिलिएशन, sometimes people tend to move forward with this fire of humiliation, जैसा कि चाइना करता है। तो इससे क्या होता है, चाइना रिवेंजफुल राइज की तरफ ज्यादा बढ़ता है। जैसे चाइना की जो साइकोलॉजी है ना, वो चाइना की साइकोलॉजी ये है चाइनीज की, आई वाज रीडिंग सम आर्टिकल्स, कि चाइना ये खुद को समझता है कि एक बहुत पुराने टाइम पे चाइना बहुत ग्रेट था, एंशियंट चाइना लाइक दैट, सुपर डुपर पावर था वो। फिर आ गए यूरोपियंस, और यूरोपियंस ने चाइना की बहुत दुर्गति कर दी, चाइना का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, तो उससे डिटीरियोरेशन हुआ चाइना का। अब चाइना राइज करना चाहता है, बट राइज करना चाहता है इस बैकड्रॉप में कि जो ये डिटीरियोरेशन हुआ, आई हैव टू बी लाइक रिवेंजफुल, ये चाइना की टेंडेंसी है। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो जो ये ट्रॉमा हुआ चाइना का, जैसे ह्यूमिलिएशन हुआ, जैसे चाइना में ओपियम वॉर्स होता था, ब्रिटिशर्स तो सर्टिफाइड, मतलब इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं पूरे कोलोनाइज्ड इरा में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में ओपियम ग्रो करते थे, और इंडिया से ओपियम ले जाके चाइना में बेच देते थे, और चाइना से गोल्ड ले आते थे। मतलब यहाँ से ओपियम ले जाओ, चाइना में बेचो, और वहां से गोल्ड लेके वापस आ जाओ, और गोल्ड लेके चले जाओ इंडिया में नहीं, उस गोल्ड को लेके चले जाओ यूके में। सो स्मार्ट। तो इन्होंने क्या किया, पूरे चाइना को उन्होंने ओपियम अडिक्ट बना दिया था, ओपियम अडिक्ट। तो इससे चाइना की जो सोसाइटी थी, ड्रग्स एंड ऑल, दे आर वेरी बैड। इससे तो सोसाइटी पीछे ही जाएगी, चाइना को बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर जो जापान है आज, जैसा जापान पहले नहीं था, जापान एक बहुत इंपीरियलिस्ट पावर रहा है, तो जापान ने ब्रूटैलिटी दिखाई है और बहुत ज़्यादा डैमेज किया है दिस चाइना को। तो चाइनीज जो नैरेटिव है, उनके बैकड्रॉप में ये दो तीन चीज़ें चलती रहती है, जैसे नानजिंग मैसाकर एंड फर्स्ट ओपियम वॉर, और उसके कारण अब ये राइज करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनमें वो रिवेंजफुल राइज वाली टेंडेंसी है। तो उससे क्या होता है, वन रॉन्ग को दूसरे अब और गलतियां होंगी इनसे। दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये बात अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखें, तो इंडिया वैसे इजी गोइंग रहा है, इंडिया में कभी भी ऐसा रिवेंजफुल राइज जैसी टेंडेंसी आती नहीं है। देन टर्की इन द नेबरहुड, अब टर्की का भी सेब बढ़ने वाला है अफगानिस्तान में। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है टर्की। Then this is about explain triumph of the party state, और ये क्या है, दिस इज सर्च बैक ऑन आफ्टर फ्लोरिडा डिमोलिशन, एंड दिस इज अबाउट हाउसिंग सेल्स डिप हो गए हैं। सर्विसेज का पीएमआई क्रैक्स फास्टेस्ट इन लास्ट जुलाई ऑन कोविड कर्व, सर्विस सेक्टर पिट गया है। तो दिस इज अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। अब पीआईबी में एक आर्टिकल है हिंदी में, प्रोजेक्ट बोल्ड, ये आया है जो जनजाति है राजस्थान में है, आय और बांस, बांस मतलब बैम्बू, इस बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, और इसके लिए केवीआईसी खादी उद्योग ग्रामोद्योग इस परियोजना बोल्ड को लेके आया है। परियोजना बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, बैम्बू, ओआसिस, लैंड्स इन ड्रॉट। बैम्बू मतलब बांस, ओआसिस मतलब डेजर्ट है, वहां पे कोई पानी का सोर्स मिल गया, पानी मिल गया, तो वो ओआसिस है। लैंड्स इन ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा है, डेजर्टिफिकेशन ज्यादा है। तो राजस्थान जैसे एरिया में बैम्बू सैपलिंग्स लगा रहे हैं, और वापस जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको चेक करने के लिए, वापस वहां पे ग्रीनरी लाने के लिए। तो खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडवा में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान करके एक परियोजना चालू की है, बोल्ड। 75th अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, इसके टाइम तक हम यहाँ पे खादी बांस महोत्सव ऐसी तैयारी कर रहे हैं। फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, कृषि सिंचाई योजना है, भारत के लिए राष्ट्रीय हरित मिशन है, और संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थलीकरण रोकथाम अभी समय है, यूएनसीसीडी, ड्रॉट्स के लिए एंड डेजर्टिफिकेशन के लिए। ये स्कीम्स के नाम याद रखने हैं। ये क्यों है, डेजर्टिफिकेशन को चेक करने के लिए, बिकॉज थार डेजर्ट देखा था, थार डेजर्ट एडवांस हो रहा है, चीजें जो मिट्टी है वो बंजर ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ दिस डेजर्ट। तो डेजर्ट को चेक करना जरूरी है। सबसे आसान और फुल प्रूफ तरीका है ग्रीनरी लाओ, फॉरेस्टेशन करो,
और जो बैम्बू है इसका फॉरेस्ट ग्रो करना बड़ा आसान होता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो इसीलिए हम बैम्बू पे फोकस कर रहे हैं। दिस इज बोल्ड। बैम्बू ओआसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये क्वेश्चन थे सी सेट के, कल के सवाल थोड़े डिफिकल्ट थे। सी मैन डे हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे आ जाएगा टोटल वर्क, 38 दिन में उसको काम करना था। तो उसने काम ऐसे किया, कॉन्ट्रैक्टर ने 30 लोगों ने 25 दिन काम किया, 35 लोगों ने 12 दिन काम किया। तो टोटल कितना काम हुआ? 1170 काम हुआ, यूनिट काम हुआ। 30 लोगों ने 25 दिन काम किया, 35 ने 12 दिन काम किया, तो टोटल 1170 यूनिट वर्क हुआ, मैन डेज यूनिट वर्क हुआ। अब टारगेट ये था 30 वर्कर 38 दिन में वो काम कंप्लीट करे। तो एक वर्कर 1 यूनिट काम कर रहा है पर डे में, तो 30 वर्कर 30 यूनिट काम करेंगे पर डे में। तो 1170 यूनिट के लिए कितने डेज चाहिए होंगे? 1170 डिवाइडेड बाय 30 मतलब 39। तो अगर ये वर्कर्स बाद में बढ़ाए नहीं होते तो 39 डेज में काम कंप्लीट होता, बट टारगेट था 38, तो मतलब एक दिन डिले हुआ है। ये भी बड़ा आसान था। जब भी ऐसे सवाल आए इनका एलसीएम निकालो, तो वो आ गया 24। अब इसी एलसीएम को टोटल वर्क हम अज्यूम कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। 1 घंटे का जो वर्क है वो क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना करना है? 24 घंटे, और टाइम कितना दिया था? 8 घंटे का टाइम था, 8 आवर्स का टाइम था। तो जो ए है 24 यूनिट काम है, 8 घंटे हैं, तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। बी जो है वो 2 यूनिट करता है, डिवाइडेड बाय 12 गिवन है। सी जो है वो 1 करता है, 24/24। तो ये ए बी सी का एक दिन का दिस वर्क आ गया। ओके, 1 आवर का वर्क आ गया, 3, 2, 1। अब हम 3 बजे से स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 केवल ए ने काम किया, मतलब 3 यूनिट काम किया होगा 1 घंटे में। 4 से 5 में ए और बी ने काम किया, तो 3 और बी का 2 मतलब 5 यूनिट काम हो गया। तो 5 बजते बजते कितना काम हो गया? 5 और 3 8 यूनिट काम हो गया। 3 से 4 3 यूनिट, 4 से 5 5 यूनिट, 8 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। तो कितना वर्क बचा? टोटल 24 था, 24 से 8 गया तो 16 यूनिट वर्क बचा हुआ है। अब 5 बज गए हैं, ठीक है, 5 बज गए। 5 से 6 में सी भी काम करने लग गया, तो 3 + 2 + 1, तो 1 घंटे में 5 से 6 के बीच में 6 यूनिट काम हो गया। तो 16 में से अब 6 कम करते हैं, तो अब 10 यूनिट काम बचा हुआ है। 6 बज चुके हैं। अब 6 से 7 में क्या होगा? फिर से तीनों मिलके काम करेंगे, 6 यूनिट। तो 6 और कम करते हैं, अब 4 यूनिट बच गए। मतलब 3 बजे से काम स्टार्ट किया और अब बज गए हैं 7। अब 4 यूनिट काम ही बचा है। तो 6 यूनिट काम होता है 1 घंटे में, 4 यूनिट काम होगा 40 मिनट में। तो 7:40 पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा, 7 hour 40 minute AM। अब ये भी इजी है, एलसीएम फिर से निकाल लेते हैं। 30 और 12 का 60 आ गया। तो ए का 1 घंटे 2 यूनिट हुआ, ए प्लस बी का 1 घंटे 5 यूनिट हुआ। तो बी का कितना हुआ? 5 - 2 3, 1 घंटे का काम। अब बस बी का टाइम आ गया, 20 घंटे लग रहे हैं, और 1 घंटे में वो 300 ब्रिक्स लाता था, तो 20 घंटे में 600 ब्रिक्स वो लेके आएगा। दिस इज द आंसर। ओके, आज के सवाल अब आसान है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 853, 1346, 452 एंड 226? This is the second one. If 2/3 of 3/4 of a number is 34, find the 20% of that number. What are the different prime factors of 2400? Okay, so these are 3 questions for today. ये सी सेट है, ये प्रोजेक्ट बोल्ड है, आइडिया ऑफ ह्यूमिलिएशन ताजिकिस्तान, और कोविन ओपन सोर्स हो गया है। दिस इज जुडिशरी, प्रिपेयर दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एटलस ओपन करिए, उसको देखिए और ड्रॉ भी कर लीजिए। देन दिस इज अबाउट जूनोसिस, ये बायोमेट्रिक्स है, और दिस इज अबाउट सीबीएसई। ओके, so this is 6th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.